वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, सबसे पहले आपको मैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे देता हूं। आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा, सबसे पहले आज के लेक्चर को रिवाइज करिएगा। आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, तो वो सारे के सारे सवाल आपको जिस तरीके से सिखाए जाए, एक बार क्लास के बाद उसे जरूर रिवाइज करना। भले लिख लिख के नहीं, ऊपर ऊपर से देख देख के रिवाइज करना, लेकिन रिवाइज जरूर करना। उसके बाद लेक्चर 1 टू लेक्चर 5 इलस्ट्रेशन अप टू 10, 11-12 नहीं करना है। बिगिनर बॉक्स अप टू 3, एक्सरसाइज 1 अप टू 77 एक्सेप्ट दिस, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल नहीं है, आपने ऑलरेडी बहुत सारे सवाल कर लिए हैं और जो होमवर्क है वो आधे घंटे के अंदर हो जाता है एक्सरसाइज 1 का, राइट। तो आप क्या करना बच्चों, आपका जो पेपर आ रहा है साथ में रिवीजन भी करते चलना, एटलीस्ट 1.5 आवर। बाकी जो चल रहा है वो सारा होमवर्क करने के बाद 1.5 आवर का आपको रिवीजन जरूर करना है, राइट। हम लोग कल बात कर रहे थे ग्राफ पे, हमने बहुत सारे ग्राफ बनाए थे और ग्राफ बनाने का एक सिंपल सा रूल मैंने आपको सिखाया था। जब भी कभी ग्राफ आए तो सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो और उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, राइट। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रल रेट लॉ, बहुत सारे फॉर्मूले। अभी कुछ एक स्पेशल स्पेशल केस बाकी है, तो अपन उन केसेस को सेपरेटली पढ़ते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना खेला, राइट। तो जो अगला केस है, यहां लिखा है सम स्पेशल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कुछ अलग तरह की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। उनमें से जो मैं केस ले रहा हूं इसे बोलते हैं गैसियस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। इन सवालों में क्या होता है बेटा, आपको एक रिएक्शन गिवन होती है और इनिशियल प्रेशर पी नॉट गिवन होता है और टोटल प्रेशर पीटी गिवन होता है, ये गिवन होता है। और सवाल आपसे पूछता है कि इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। देखो यार, है तो फर्स्ट ऑर्डर, तो अपने के दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि फर्स्ट ऑर्डर जो है, तो एक बात तो पक्की है, इसका जो एक्सप्रेशन होगा के का, इसी एक्सप्रेशन से आएगा, दैट इज के टी बराबर 2.303 इंटू लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। बस फर्क इतना है, आज इस सवाल में हमें कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, हमें गिवन है प्रेशर। जब प्रेशर गिवन है तो इसे हम कैसे करें, तो कुछ नहीं सर, आज प्रेशर गिवन है तो हम लोग इस फॉर्मूले को बदल लेते हैं, 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन पीटी, राइट। मतलब सवाल में हमें पी नॉट दे रखा है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है रिएक्टेंट का, हमें रिएक्टेंट का रिमेनिंग प्रेशर मिल जाए तो खेल खत्म। अब जो सारा का सारा सवाल है वो इस चीज के इर्द गिर्द घूमता है कि कुछ भी करके आप रिमेनिंग प्रेशर यानी कि बचा हुआ प्रेशर रिएक्टेंट का निकाल लो। जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि हम लोग जो सारा का सारा अपना सिलेबस पढ़ते हैं ना, वो सारा डेरिवेशन रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में है, हमने जो सारे फॉर्मूले बनाए हैं वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बनाए हैं। तो ए नॉट किसका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का। एटी किसका कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का। तो पी नॉट किसका पार्शियल प्रेशर है, रिएक्टेंट का। तो पीटी किसका पार्शियल प्रेशर है, रिएक्टेंट का बचा हुआ। क्लियर। अब हमें बस यही सोचना है कैसे हम इसका रिमेनिंग प्रेशर निकाले, खेल खत्म। तो बच्चों सवाल कुछ ऐसा होता है कि हमें इनिशियल प्रेशर दिया है, हाँ दिया है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको मैं इसका ओरिजिनल मेथड बताऊंगा और फिर एक छोटे से ट्रिक से इसे बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, ये सवाल ऐसा है जो एम्स में 4 बार आ चुका है, कई बार एग्जाम में आता है और आप सब हमारे एग्जाम के नेचर से परिचित हैं। हमारे एग्जाम में सवाल अक्सर रिपीट होता है, रिपीट नहीं होता, अक्सर रिपीट होता है। तो बड़े ध्यान से सब लोग सुनेंगे। टी इक्वल टू 0 पर इसका प्रेशर है पी नॉट, राइट। जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाती है तो इसमें से कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम होकर डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बनाता है, तो इसका जो प्रेशर है वो पी नॉट माइनस एक्स, और ये होगा एक्स और ये होगा एक्स। क्लियर। ये जो पी नॉट माइनस एक्स है बच्चों, यही पीटी है और हमें यही पता करना है। तो सर आ तो गया, सीधे वैल्यू रख दो ना, नहीं, हमें इस एक्स को हटाना है, इस एक्स के वैल्यू को हमें पता करना है, और जैसे ही इस एक्स की वैल्यू को पता करके आप पुट करते हो सवाल खत्म हो जाता है। तो कैसे पता करते हैं, सुनिएगा बच्चों। हमें ए का पार्शियल प्रेशर दे रखा है, बी का पार्शियल प्रेशर पता चल गया, सी का पार्शियल प्रेशर पता चल गया, सवाल में हमें टोटल प्रेशर पीटी गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, पी नॉट माइनस एक्स दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी बराबर टोटल प्रेशर पीटी लिखेंगे। इसमें से x से x कैंसिल होगा, यहां से अपने को x की वैल्यू मिल गई पीटी माइनस पी नॉट। हम x ही तो निकालने जा रहे हैं, हम x क्यों निकाल रहे थे, जैसे हमें x मिला वैसे ही तो हमें रिमेनिंग प्रेशर पीटी मिला।
एक बच्चा मुझसे कहता है सर यहां पर भी पीटी है, यहां पर भी पीटी है, दोनों में अंतर क्या है? बेटा ध्यान से देखो, जब मैं स्मॉल टी लिख रहा हूं इसका मतलब है रिमेनिंग प्रेशर। हमारा फोकस है रिमेनिंग प्रेशर पता करने का, और सवाल में हमें दे रखा है पी कैपिटल टी यानी कि टोटल प्रेशर। दोनों में अंतर है। जब हम स्मॉल टी लिख रहे हैं वो रिमेनिंग प्रेशर है, और जब हम कैपिटल टी लिख रहे हैं वो टोटल प्रेशर है, राइट? एक्स की वैल्यू आ गई, चलो पीटी निकालते हैं। तो पीटी कितना हो जाएगा? पी नॉट माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू हमने निकाली पीटी माइनस पी नॉट। सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 2 पी नॉट माइनस पीटी। इस प्रकार से हमने रिमेनिंग प्रेशर निकाल लिया। सवाल हमसे रेट कांस्टेंट पूछा है, बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तुरंत सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो केटी बराबर 2.303 इंटू लॉग पी नॉट अपॉन पीटी, यही लगाएंगे। अब बस पीटी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बच्चों जैसे ही पीटी की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप सबके सामने लिखा हुआ है रिमेनिंग प्रेशर कितना आया है? 2 पी नॉट माइनस पीटी। लो हमने केटी लिख लिया, तो केटी से के का एक्सप्रेशन आ जाएगा। सवाल आपसे के का एक्सप्रेशन ही पूछा था, तो 1/t इंटू 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पीटी। ये जो मैंने आपके सामने किया है ये इन सवालों को करने का डिटेल्ड तरीका है, कंप्लीट मेथड है। लेकिन हम हर सवाल में इतनी मेहनत करेंगे ना, तो इमेजिन करो एग्जाम में आप एक सवाल के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हो तो बहुत समय लगेगा। इसे हमने सिंप्लीफाई किया है। तो इमेजिन करते हैं ये जो हमारे सामने गैसियस रिएक्शन दे रखी थी बेटा, ये जो हमारे सामने गैसियस रिएक्शन दे रखी थी, इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इमेजिन करो अभी जो गैसियस रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट एक है। मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूं, उनकी कुछ लिमिटेशंस है, उनकी कुछ कंडीशंस है। मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो तभी अप्लाई होगा जब एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। मतलब अगर सिंगल रिएक्टेंट से ज्यादा होगा तो आपको वैसे ही सॉल्व करना होगा जैसे मैंने अभी किया। लेकिन हमने पूरे के पूरे सिलेबस में जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो चाहे जीरो ऑर्डर पढ़े, चाहे फर्स्ट ऑर्डर पढ़े, चाहे सेकंड ऑर्डर पढ़े, चाहे nth ऑर्डर पढ़े, चाहे स्यूडो ऑर्डर पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, हम हमेशा सिंगल रिएक्टेंट की बात करते हैं। मतलब हमारे लिए सिंगल रिएक्टेंट इंपॉर्टेंट होता है, हमारा सिलेबस ही ऐसा है। तो अपन सिंगल रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि वही एग्जाम में आया है, वही आता है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूं, कल को ऐसा हो यहां ए की जगह 2a लिखा हो तो कैसे करोगे? जैसे मैंने किया वैसे पूरा का पूरा मेथड करोगे। हाँ, इसके आने की उम्मीद बहुत कम है क्योंकि अपने सिलेबस में केवल सिंगल रिएक्टेंट का केस है। दूसरी बात, मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक तभी अप्लाई होगा जब उसमें सभी स्पीसीज, जो स्पीसीज है गैसियस होने चाहिए। मतलब आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर रिएक्शन में कभी सॉलिड और लिक्विड है तो आपको उसे काउंट नहीं करना है, उसे भूल जाना है, राइट? तो इमेजिन करिए अपने सामने रिएक्शन दे रखी है, बी का कोफिशिएंट है इमेजिन करो n1 और सी का कोफिशिएंट है इमेजिन करो n2। बच्चों ये n1 और n2 क्या है? सर n1 और n2 है स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। किसके? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, राइट? हम केवल गैसियस स्पीसीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें सभी स्पीसीज से मतलब नहीं है, और जो प्रोडक्ट में है उनको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? ये जो n1 प्लस n2 है इसे हम बोल देते हैं n। क्या बोल देते हैं? n। तो अगर कभी ऐसा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सवाल हो और उसमें गैसियस स्पीसीज हो तो आप वहां से एक्सप्रेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अपना जो ट्रिक होगा वो ये होगा 2.303 लॉग। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जो पहले वाला सवाल किया था, नीचे था 2 पी नॉट माइनस पीटी, ऊपर है पी नॉट। ये जो एक्सप्रेशन है सब में कॉमन आएगा। क्या? ऊपर पी नॉट आएगा और नीचे पी नॉट माइनस पीटी आएगा। बस बदलता क्या है, जब अलग अलग स्टोइशियोमेट्री होता है तो यहां नंबर बदल जाता है। तो नंबर यहां आएगा n और यहां पे आता है n-1। इसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने आपके सामने लिखा ये जनरल फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, इसकी मदद से आप किसी का भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। इसे एक उदाहरण समझते हैं। ए से बना लेट्स से 2b गैस प्लस c गैस, ठीक है? ये सारा गैस है। सवाल हमसे कहता है इसका एक्सप्रेशन लिख के बताओ। तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे लिख दूंगा केटी बराबर 2.303 लॉग पी नॉट। ऊपर तो पी नॉट आएगा और नीचे आएगा 2 प्लस 1 3, तो 3 पी नॉट माइनस पीटी ये तो आएगा। नीचे 3 है तो ऊपर 3 माइनस 1 यानी कि 2। अपन इसी ट्रिक से पहले वाले सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे बी की स्टोइशियोमेट्री कितनी है? 1। सी की कितनी है? 1। तो 1 प्लस 1 2, तो नीचे क्या आएगा? 2, ऊपर 2 से कम यानी कि 1। तो पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पीटी। बच्चों ये जो ट्रिक है ये तभी अप्लाई होगी जब सिंगल रिएक्टेंट हो और केवल काउंट उसी करना है जब गैसियस हो। मतलब आओ एक सवाल मैं आप सबसे पूछ लेता हूं, अगर आप सब सीख गए तो मुझे जल्दी से जवाब देना।
ए गैस से बना बी गैस प्लस सी, एक गैस से बना 2b गैस प्लस सी सॉलिड। जल्दी से बताओ इसका जो केटी का एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा? सर 2.303 लॉग, ऊपर पी नॉट होगा, हाँ होगा। क्या नीचे पी नॉट माइनस पीटी होगा? हाँ होगा। आप सब मुझे बताओ इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है? इसके लिए एन की वैल्यू कितनी है? आप सब मुझे तुरंत बता दोगे सर यहाँ 2 पी नॉट होगा, ऊपर 1 होगा, यानी कि इसे आप सिंपल तरीके से कह सकते हैं पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पीटी, राइट? क्लियर? तो ये जो है हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सिंगल रिएक्टेंट हो और स्पीशीज गैसियस हो, क्योंकि हमारा सिलेबस सिंगल रिएक्टेंट का है, इसलिए हमने उसके फॉर्म में मॉडिफाई किया है। बाकी अगर कभी सवाल डिफरेंट आ जाता है, जो कि आएगा नहीं, तो मैंने आपको पूरा तरीका भी बता दिया है, राइट बच्चों? ये जो हो गया, ये सारा केस हो गया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन का। ऑलराइट बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, T3/4, T7/8, T15/16, T99.9%। अक्सर जब हम सवाल करेंगे तो सवालों में हमारा जो सवाल करने का तरीका होगा वो यही चलेगा। अगर आपको जो ट्रिक बताई है, सवाल उससे आया तो ट्रिक लगाना, और 98% केस में वही नंबर होते हैं, वही केसेस होते हैं। लेकिन कभी कभी एक बड़ा कॉमन टाइप का सवाल आता है जब आपसे 90% पूछता है, T90%, T99%, T99.9%। आपको जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला बताया था T99.9% का। लेकिन आज मैं अभी जो आपको ट्रिक बता रहा हूं, बस एक ट्रिक बता रहा हूं, उसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, वो 99 और 90 के बीच में, मतलब T99% बराबर 2T90%। तो आप ऐसे याद रखो, 99% जो होता है ये 99.9 नहीं है, 99% जो होता है वो होता है 2T90%। जैसे पॉइंट के बाद एक 9 बढ़ा तो यहाँ एक नंबर बढ़ा दो, पॉइंट के बाद 2 नंबर बढ़ा तो यहाँ एक नंबर और बढ़ा दो। मतलब 99 है 290%, 99.9 है 3T90%, 99.99 है 4T9%। आप समझ गए हैं? अगर मैंने आपसे पूछा होता 99.99% तो आप क्या कहते? 99.99% तो आप क्या कहते? आप सिंपल तरीके से कहते हैं सर 5 टाइम्स ऑफ टी 90%। मतलब अक्सर हमारे सवाल में T3/4, T7/8, T15/16, T31/32 ऐसे नंबर मिलते हैं। अक्सर इस प्रकार के नंबर मिलते हैं, और कभी कभी 90%, 99, 99.9 मिलते हैं, तो उनके लिए अपन ने ट्रिक बना लिया है। आप सबके पास एक पेपर जरूर होगा, मुझे उम्मीद है, जिसमें आप सारे फॉर्मूले लिख रहे होंगे। क्लियर? तो सारे फॉर्मूले लिखते चले। गैसियस फेज की बात हो चुकी है, ये कुछ स्पेशल केसेस चल रहे हैं, कुछ और फॉर्मूले हैं। साथ में ही क्या होता है, हमारे नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको पहले बता दूं, ऐसा सवाल नहीं आया है ना आएगा, लेकिन फिर भी आपको देख के कभी अजीब न लगे, डर न लगे, बता देते हैं। लेकिन साथ में ये भी बता देते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ये आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है क्या? एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी टाइट्रेशन का सवाल होता है, तो कभी कभी कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल होता है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर होता है। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जो जीरो ऑर्डर होता है बहुत अनकॉमन होता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर होता है बहुत कॉमन होता है। यूं ही कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं होता, यूं ही रिएक्शन अक्सर फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो यूं ही कोई केस आ जाए आपके सामने, आप नहीं समझ पाए भाई वो कौन सा ऑर्डर, तो अक्सर फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर में एक केस आता है वॉल्यूम वाला, उसमें अपने को सारा वॉल्यूम गिवन होता है। गिवन होता है वी इनफाइनाइट, किसी टाइम का वॉल्यूम, और वी नॉट, राइट? तो आपको सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, याद रखना है, जैसे आपने याद किया था KT बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन एटी, ऐसा था कि नहीं था? बस ऐसे याद रख लो, यहाँ वी नॉट है, यहाँ वीटी है, बस पहले वी इंफिनिटी से माइनस है, तो वी इंफिनिटी माइनस वी नॉट, वी इंफिनिटी माइनस वीटी, ये सारा केस हो गया। इससे ज्यादा इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में पूरा टॉपिक है जो आपके नीट के सिलेबस में नहीं। आपको एक्सरसाइज 2 में एक भी सवाल इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि आया ही नहीं है। क्लियर? ये फॉर्मूला याद कर लो। गैसियस केसेस की बात हो गई, कुछ ट्रिक हो गए, अब शुरू होता है हमारा सवालों का सिलसिला। शुरू करें क्या? जैसा मैंने कहा था, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हम टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर डिफरेंशियल रेट लॉ, फिर इंटीग्रल रेट लॉ, फिर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फर्स्ट ऑर्डर में बहुत सारे केसेस हुए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है सबसे आखिरी हिस्सा, दैट इज एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों, मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिख रहा हूं, जैसा मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कहा था कि बेटा इन रिएक्शंस को एक बार देखना। जैसे आप देखो, N2O5 से बन रहा है, NH4NO2 की रिएक्शन हुई, Cl2O7 की हुई। इन्हें याद करने मत बैठो, लेकिन जब जब हैंडआउट रिवीजन करो, एक बार इनको जरूर देखना। देखते देखते बहुत सारी कॉमन रिएक्शन आपको याद हो जाएंगी। और मेरी ये बात याद रखना, जब कभी किसी रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता चले,
तो अक्सर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। इनमें जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो है रेडियो एक्टिव डिके का। रेडियो एक्टिव डिके एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम जिस दिन जानते हैं उस दिन सारे फॉर्मूले फर्स्ट ऑर्डर के लगाते हैं। मतलब कल को अगर कोई सवाल ऐसा आ गया, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, रेडियो एक्टिव डिके ये हुआ, समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर। कल को कभी कुछ ऐसा केस आ गया, जैसे शायद मैंने आपसे डिस्कस किया हो कि एक बंदे ने पॉइजन इनटेक कर लिया, तो बताओ कितने टाइम में उसकी बॉडी में पॉइजन स्प्रेड होगा। मतलब अब आप सोच रहे हैं पॉइजन का केस है किसका। जब नहीं समझ में आए ऑर्डर कौन सा है तो फर्स्ट ऑर्डर मान के सॉल्व करना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जांपल में सबसे ज्यादा, आपके सिलेबस सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर ही है। क्लियर? तो ये सारी बातें हो गई, चलो शुरू करते हैं सवाल। जब मैं आपको सवाल सिखाऊंगा बच्चों, तो मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे वैसे सीखते चलना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं यहां सारे लिखे हैं। ये सारे फॉर्मूले आप सबके पास एक A4 साइज के पेपर में लिखे होने चाहिए। यहां पे एक फॉर्मूला जो नहीं लिखा है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर गैसेस फेज का, तो मैं लिख देता हूं KT बराबर 2.303 log n-1 P नॉट अपॉन n P नॉट माइनस PT। क्लियर? इस प्रकार से हम ये सारे फॉर्मूले की मदद से हम लोग सभी सवाल करेंगे। चलो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल का सिलसिला। राइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। जैसा हम अभी तक करते आए हैं वैसा ही करेंगे। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करना, जब मैं शुरू करूं डिस्कस करना तो आपको सुनना है, चाहे आपसे बना चाहे आपसे नहीं बना। हर सवाल अपने आप में एक टाइप है, हम यहां सीखते चले ताकि जब मॉड्यूल के सवाल करें तो वहां फटाफट बनने चाहिए। If first order reaction 75% complete in 100 सेकंड, then calculate T 50%। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बोल दिया, जैसे ही उसने बोला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही 100 सेकंड में, हमसे T 50% पूछा है। अरे ओरल सवाल है यार, ओरल सवाल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आता होगा 75% का मतलब क्या है। बच्चों ने मुझे लाइन से आंसर दे दिया, जिनसे नहीं बना उनके लिए। बेटा जैसे ही 75% बोला, दिमाग में तुरंत हमारे क्लिक किया, मन में लड्डू फूटा, अरे ये तो T3/4 है। अरे जो T3/4 होता है वो तो 2T½ होता है। अरे जो 2T½ है वही तो 100 सेकंड है। अरे इसका मतलब ये है जो T½ है वो 50 सेकंड है। क्या सवाल आपसे T½ पूछ रहा है? बिल्कुल। सवाल आपसे T½ पूछ रहा है तो आपने तुरंत कह दिया T½ = 50 सेकंड। बिल्कुल ओरल सवाल था। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। बच्चों आज मैं आपको जो सवाल दे रहा हूं इसमें फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के मिक्स है। तो कोई भी आप सवाल करोगे उसमें सबसे पहले आपका काम होगा ऑर्डर का आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आप ऑर्डर की पहचान करोगे। ऑर्डर की पहचान कर ली, फॉर्मूला लगा लिया, खेल खत्म। अगला जो सवाल आपके सामने है ये जीरो ऑर्डर का है। अभी जो आपने किया था वो फर्स्ट ऑर्डर का था, अभी सवाल किसका है? जीरो ऑर्डर का। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? जीरो ऑर्डर का। तो फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद हो या नहीं लिखा हो उनको वो फॉर्मूला बता देता हूं। A0 - AT बराबर KT, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है T 75% या T3/4 बराबर 3/4 इंटू A0/K। यार कितनी आसानी से अपन ने याद किया था, जो भी फ्रैक्शन बोलो वो फ्रैक्शन इंटू A0/K। आपसे पूछा T 50% है यानी T½ पूछा है, यानी कि A0/K A0/2 की पूछा है। कितना आसान है, फटाफट आंसर बताए। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, जिन्होंने दिया उनके लिए। बच्चों आप सबका ध्यान चाहिए, कौन सा ऑर्डर है? जीरो ऑर्डर। ऑर्डर जैसे ही पता चला जीरो ऑर्डर है, अपने मन में तुरंत फॉर्मूला क्लिक किया। और फॉर्मूला किसका क्लिक किया? T3/4 का। बच्चों 75% का मतलब T3/4 ही तो होता है। तो T3/4 जो है हमें गिवन है, और T3/4 अपने मन में फॉर्मूला आया 3/4 इंटू A0/K। राइट, तो 3/4 इंटू A0/K की वैल्यू दे रखी है 5 मिनट, ये अपने को पता है। सवाल हमसे पूछा है T½ बोलो हाँ या ना, और T½ का फॉर्मूला होता है A0/2K। हमने सोचा यार अगर A0/K की वैल्यू यहां से मिल जाए तो खेल खत्म है। तो A0/K की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं A0/K = 5 4 20/3। अरे सवाल खत्म हो गया क्या? A0/K की वैल्यू यहां पुट करेंगे, और जैसे पुट करेंगे आप सबको आंसर मिलेगा। तो ये हो जाएगा 20/6, यानी आप इसे कह सकते हैं 10/3, यानी आप इसे कह सकते हैं 3.33 मिनट। कितना आसान सवाल है। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों को रेशियो निकाल के भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा मेथड ये होगा कि आप T3/4 और T½ का रेशियो निकाल दें। रेशियो निकालोगे तो भी आंसर तुरंत आ जाएगा। क्लियर? तो इच्छा आपकी है, आप कैसे करना चाहते हो। मैंने फिर यही याद दिलाया, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। बच्चों जो अगला सवाल है, यहां लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप।
जैसे रेडियो एक्टिव आया अपन तुरंत समझ गए भाई ये तो फर्स्ट ऑर्डर है। हिंट फर्स्ट ऑर्डर है। पहले आप अटेम्प्ट करो फिर मैं सिखाऊंगा। समय समाप्त। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज 48 ईयर्स। एक बार मुझे आप सबका ध्यान चाहिए। सवाल कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 12.3 ईयर, है ना। ये जो हमें गिवन है ये हाफ लाइफ गिवन है। हाफ लाइफ गिवन है कहने का मतलब है अपने को टी हाफ गिवन है, सही है क्या। अपने को टी हाफ गिवन है और टी हाफ की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 12.3 ईयर्स, ये गिवन है। सबसे पहले सवाल को समझो यार, अपने को टी हाफ गिवन है और सवाल लिखा है इफ अमाउंट ऑफ आइसोटोप लेफ्ट अनडिकेड, मतलब जो डिके नहीं हुआ मतलब ये रिमेनिंग है ना। अपने को बोला है कि 49.2 ईयर्स के बाद इतना बच गया। अरे ये जो गिवन है ये 80 है 3 ग्राम, इतना बच गया। देन फाइंड इनिशियल मास, मतलब अपने को इनिशियल पता करना है। बच्चों अगर आपको याद हो कल मैं आपको एक वो केस बता रहा था, एन नॉट है एन नॉट बाई टू, एन नॉट बाई टू की पावर टू, याद आया सबको। मैंने इस यहीं पर आपको समझाया था एन टी हाफ के बाद, एन टी हाफ के बाद कितना कंसंट्रेशन बचा, कितना कंसंट्रेशन रिमेनिंग है, मैंने आपको समझाया था। उसका फॉर्मूला है एन नॉट अपॉन टू की पावर एन। बच्चों हमने आपको कल वो एन नॉट वाला कंसेप्ट बताया था जहां आपको सिखाया था आफ्टर एन टी हाफ द रिमेनिंग कंसंट्रेशन विल बी एन नॉट अपॉन टू की पावर एन। यहां जो एन नॉट है आप चाहे ए नॉट मान लो, ए नॉट अपॉन टू की पावर एन। हाँ याद रहे ये जो कंसंट्रेशन बचती है आफ्टर एन टी हाफ। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा, अभी हमने सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले सवाल को समझो। टी हाफ गिवन है, हाँ ठीक है गिवन है। सवाल कह रहा है कि 49.2 ईयर के बाद 3 ग्राम बच जाता है। जब भी कभी सवाल में आपको टाइम दे तो हमेशा टाइम को टी हाफ से रिलेट करने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में 99% क्वेश्चंस में जो हमारे एग्जाम का ट्रेंड है उसके बेसिस बता रहा हूं। 99% क्वेश्चन में सबसे पहले जो टाइम गिवन है उस टाइम को आप टी हाफ से रिलेट करो। मतलब आप ये कोशिश करो 49.2 क्या 12.3 से रिलेट हो सकता है। तो जैसे आप कोशिश करोगे आपको दिखेगा 12.3 इंटू जो 4 है वही 49.2 है। कहने का मतलब ये है जो 49.2 है उसे हम लोग बोल सकते हैं 4 टी हाफ। अब दिमाग में क्लिक हो गया। अच्छा सवाल ये कह रहा है कि 4 टी हाफ के बाद 3 ग्राम बचा है। अभी अपन सवाल को समझ रहे हैं। अच्छा सवाल ये कह रहा है 4 टी हाफ के बाद 3 ग्राम बचा है, तो बताओ इनिशियल मास कितना है। 4 टी हाफ के बाद 3 ग्राम बचा है, अरे ये वही वाला तो सवाल हुआ। एन टी हाफ के बाद कितना बचा, ए नॉट अपॉन टू की पावर एन। तो हम क्या कहेंगे 4 टी हाफ के बाद कितना बचा, अरे 4 टी हाफ के बाद बचा है ए नॉट या जो भी आप बोल रहे हो अपॉन टू की पावर 4। अच्छा ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ ही 3 ग्राम है। अरे कितना आसान है, यहां से ए नॉट की वैल्यू आ गई 3 इंटू 16 यानी कि 48 ग्राम। बच्चों सवाल को सबसे पहले समझिए, जो टाइम गिवन है उसे टी हाफ से रिलेट करिए, सवाल खत्म। हर सवाल को सीखते चलिए, अगले सवाल का सही आंसर देना है ये कोशिश करते चलिए। क्लियर क्लियर ऑलराइट क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.3 मिनट। If T half for first order reaction is 0.3 minute, then find the rate of reaction when concentration of reactant is 0.5 molar। बच्चों ध्यान सुनना, सवाल आपसे रेट पूछा है। मैं सवाल आपको समझा दूं, सवाल आपसे रेट पूछा है। सवाल आपसे रेट कांस्टेंट नहीं पूछा है, सवाल आपसे रेट पूछा है। सवाल आपसे रेट कांस्टेंट नहीं पूछा है, सवाल आपसे रेट पूछा है। बहुत बढ़िया।
बेटा सवाल में बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं है, लास्ट में एक लाइन में कैलकुलेशन है, तो यार वो इतना सिंपल कैलकुलेशन है, उतना तो आप डिजर्व करते हैं, आप सब 12th पास हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं, मैं आपको बता दूं, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, जिन बच्चों से नहीं बना उनका मुझे ध्यान चाहिए। सबसे पहले सवाल को समझो। टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.2, ठीक है, टी हाफ दिया है। हमसे पूछा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन बोला और फर्स्ट ऑर्डर बोला, मन में सबसे पहले क्या आया, फॉर्मूला। अच्छा, अपने से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है ना यार, तो अपने को पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या जो रेट होता है उसी का फॉर्मूला तो के इंटू ए होता है। ओके, सवाल अपने से रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, मतलब सवाल अपने से आर पूछा है। काश मजा आ जाए, हमें के मिल जाए, ए मिल जाए, सवाल खत्म। मतलब अपने को पता क्या करना है, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन दे रखी है 0.5 मोलर, अब पता क्या करना है, रेट कांस्टेंट। वो कैसे पता करें बच्चों, सुनिए ना। क्या ये टी हाफ दिया है, दिया है। क्या आप सबको टी हाफ का फॉर्मूला याद है, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। मैंने आपको टी हाफ का 3 फॉर्मूला याद करने को बोला था। सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन है, जो बहुत सारे बच्चों को याद होता है, दैट इज 0.693 अपॉन के। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको याद करने के बोला था बच्चों, वो था 2.303 log 2 by k, और जो तीसरा फॉर्मूला था बच्चों वो था ln 2 by k। क्लियर। हमने जैसे ही टी हाफ का डाटा देखा, सबसे पहले मन में टी हाफ का फॉर्मूला आया और वो आता है 0.693 अपॉन के। सवाल में हमें आर पूछा है, तो मैं सोच रहा हूं काश के मिल जाए। अरे तो के तो कितनी आसानी से आएगा यार, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। बच्चा टी हाफ की वैल्यू रखता है, सवाल में दे रखा है टी हाफ 0.3, और वो सोचता है कैसे डिवाइड होगा। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, जो 0.693 था इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 0.3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे log 2 की वैल्यू ही तो 0.3 होती है, खेल खत्म बेटा, 0.3 कैंसिल होता है, यहां से आपके सामने के आ गया 2.303। हाँ, हमें सवाल में बोला है मिनट, मतलब इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मिनट इनवर्स। सवाल में टाइम की यूनिट दी है, तो ये भी मिनट इनवर्स में होगा। अब इस के की वैल्यू यहां पुट करते हैं। सवाल हमसे आर पूछा था, तो आर बराबर के मतलब 2.303 इंटू ए मतलब 0.5। बच्चों इतना तो मल्टीप्लीकेशन आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1.15 मोलर, सॉरी मोल पर लीटर पर सेकेंड। जो रेट है उसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़ो, आपसे पूछा क्या है ये सोचो। कई बार बच्चे अक्सर रेट कांस्टेंट निकालते हैं, और मैं सही बताऊं ये ऐसा सवाल एग्जाम में आता है और पहला ऑप्शन रेट कांस्टेंट दिया होता है। मतलब इसके जो ऑप्शन बनाते हैं ना, तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है 2.303 और फिर चौथा ऑप्शन होता है 1.15। तो बच्चे का 2.303 आता है, सोचता है ये पूछा, टिक करके चलाता है। सवाल तो ध्यान से पढ़ लो, आपसे पूछा क्या है यार। हर बार रेट कांस्टेंट पूछा ऐसा थोड़ी है, रेट भी तो पूछ सकता है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आर बराबर के इंटू ए। क्लियर। ओके, यहां पे जो यूनिट दे रखी है वो मिनट में है, मैंने सेकंड लिख दिया था, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट। ऑलराइट, ऑलराइट बेटो। चलो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, आप सबके सामने है स्क्रीन पर। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 10 ग्राम टू 1.25 ग्राम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेहद आसान सवाल है, आपको टी हाफ गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, आंसर बताना है। आदित्य शर्मा ने इस सवाल का आंसर सबसे पहले दे दिया, बहुत अच्छी बेटा। यह सवाल ऐसा है देखते से आंसर आता है, अगर सॉल्व करने लग गए फिर तो गए काम से। देखते से ही इसका आंसर आता है, और मुझे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वेरी वेरी बहुत अच्छे शुभजीत बेटा। चलिए समय समाप्त, समय समाप्त। अब सब मेरे साथ सीखेंगे बच्चों। मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था, अगर याद हो तो, जो 87.5% होता है वही 7/8 होता है। चलो ऐस समझते हैं, 100 कंसंट्रेशन था, 100 में से 12.5 बचा, ये बचा है ना, ये रिमेनिंग है। 100 के लिए जो 12.5 है, क्या वही 10 के लिए 1.25 है? 100 के लिए जो 12.5 है, क्या वही 10 के लिए 1.25 है? बच्चों 100 लेके चले थे, 12.25 बचा है, यानी कि 87.5% खत्म हुआ है। 10 लेके चले थे, 1.25 बचा है, यानी कि 87.5% खत्म हुआ है। बेटा
खत्म तो 87.5% ही हुआ है ना। अच्छा, सवाल अपने से ये बोल रहा है कि 10 ग्राम से 1.25 ग्राम होने में कितना समय लगा। कितना समय लगा, तो इनडायरेक्टली सवाल हमसे ये पूछ रहा है टी 87.5% कितना हुआ। अच्छा, तो सवाल हमसे ये पूछ रहा है टी 7/8 कितना हुआ। अच्छा, तो अपने को याद है 7/8 यानी कि ये होता है 3 टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू दी है 10 यानी 10 3 30, सो द करेक्ट आंसर इज 30 मिनट। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, कैसे सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मैंने कहा फर्स्ट ऑर्डर है। सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ होने का टाइम होता है फिक्स होता है, मैंने कहा फिक्स है। सर 10 से हुआ 5, मैंने कहा लगे 10 मिनट। 5 से हुआ 2.5 लगे 10 मिनट। 2.5 से हुआ 1.25 लगे 10 मिनट। ऐसे भी कर लो, आंसर कितना आएगा 30 मिनट। तो कुछ बच्चे ऐसे दिमाग लगाते हैं। सर देखो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमसे पूछा है 87.5% खत्म होने में कितना समय लगेगा। सवाल हमसे पूछा है 87.5% खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो उन्होंने कहा सर 10 ग्राम लेके चले, इनिशियल था, 1.25 रिमेनिंग है, मतलब टी 87.5% हमसे पूछा है। उन्हें स्ट्राइक करता है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें दूसरा फॉर्मूला स्ट्राइक करता है, क्या, एन टी हाफ के बाद जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है उसका फॉर्मूला है एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन। तो वो समझ जाते हैं यार एन नॉट अपॉन 2 की पावर एन बराबर 1.25 है। इसे सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर एन बराबर एन नॉट यानी 10 अपॉन 1.25 आता है 8, यहां से एन की वैल्यू आती है 3। तो ऐसे भी समझ जाते हैं अरे एन की वैल्यू 3 है मतलब 3 टी हाफ है, 3 टी हाफ मतलब आंसर 30 है। आप जैसे भी करें आंसर तो 30 है, आपके दिमाग के ऊपर है कि स्ट्राइक पहले क्या करता है। क्लियर, क्लियर। तो ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाहते हैं, और जैसा स्ट्राइक करता है वैसा करेंगे। जब मैं बच्चों से पूछता हूं बच्चों पहला दूसरा तीसरा मेथड में आप किस मेथड को प्रयोग करेंगे, अक्सर मैं बच्चों से पूछता हूं पहला दूसरा तीसरा मेथड में अक्सर आप किस मेथड को प्रयोग करेंगे, मुझे बहुत सारे बच्चे आंसर देते हैं सेकंड वाला। ये आपकी गलती नहीं, ये बच्चों के दिमाग की आदत होती है, वो हमेशा सिंपल को देखना चाहते हैं। उन्हें आज सिंपल दिख रहा है सेकंड वाला। इमेजिन करो सवाल यही कुछ ऐसा होता, इमेजिन करो सवाल यही कुछ ऐसा होता कि आपसे पूछा होता आफ्टर 10 टिहा, मतलब ऐसे 10 बार आधा करना होता, तो क्या ऐसे 10 बार तक आप आधा करते बैठोगे। आज आपको सेकंड वाला आसान लग रहा, सच में सेकंड वाला एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, सेकंड वाला एग्जाम के हिसाब से नहीं है। आपको आज आसान लग रहा, अच्छी बात है, कोशिश करो फर्स्ट और थर्ड मेथड में रचने की बचने की, उससे सवाल किसी भी लेवल का हो बनेगा। आज ये 2 स्टेप का है इसलिए आसान लग रहा है, राइट। तो वो स्ट्राइक करने की बात है। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करते हैं, आप सबके सामने है स्क्रीन पे अगला सवाल। बच्चों ये 90% और 99 है। क्या आपको ट्रिक बताई है, जब भी कभी सवाल आए तो सबसे पहले उसमें जो नंबर है वो देखो, क्या हमें ट्रिक बताई है। तो सबसे पहले देखो ट्रिक पता है तो ट्रिक लगाओ, और ट्रिक नहीं पता है तो क्या लगाओ मैं अभी बताता हूं। हाँ, अरे सर ने 90% और 99% तो बताया था। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था टी 99% बराबर 2t 90%। अरे खेल खत्म। टी 99% बराबर 2t 90%। अभी आज की क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था, आप सब ने पेज में लिखा होगा, तो जब उसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे यार, मुझे लाइन से बच्चे ने आंसर बता दिया। फिर भी कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, बिल्कुल सही, आप सब ने मुझे बिल्कुल सही आंसर दिया 20 मिनट, यू ऑल आर करेक्ट। अब जो मैं कह रहा हूं वो भी सुन लो। कुछ बच्चे हमसे कहते हैं सर मान लो एग्जाम में हम ट्रिक भूल गए तब क्या करें। बेटा सुनिएगा, चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे nth ऑर्डर हो, सारा का सारा किस्सा, चाहे ट्रिक हो चाहे कुछ भी हो, ये सारा किस्सा आ कहां से रहा, इंटीग्रल रेट लॉ से। अगर आपको याद हो जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सारा ट्रिक सारा डेरिवेशन हमने इसी फॉर्मूले से बनाया था। हाँ, उसे हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेकिन कहानी की शुरुआत नहीं होती है ना। अगर कोई ट्रिक ना लगे, अगर कहीं पे कुछ समझ में ना आए, तो बेटा आप सवाल को इसी फॉर्मूले से करेंगे, इस फॉर्मूले से हर सवाल आएगा। हाँ, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन आंसर सही आना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समय ज्यादा लगने से। कल को कोई ऐसा सवाल आया, आपका ट्रिक नहीं लग रहा, आपको काम नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो बेटा इंटीग्रल रेट लॉ से ही सवाल करना है, मैं यही सिखाना चाहता हूं। जैसे इस सवाल को आपने ट्रिक से कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ट्रिक नहीं याद आई तो क्या करोगे, तो आप करोगे इंटीग्रल रेट लॉ से। कैसे, सुनिएगा ध्यान से।
हमें सबसे पहले दे रखा है 90%, तो दो केस बना लेते हैं, एक 90% का और दूसरा बना लेते हैं 99% का, राइट। फिलहाल ए नॉट दोनों के लिए मान लो 100। जब कभी परसेंट का सवाल आए, जब कभी परसेंट का सवाल आए तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 जरूर माना जाए। हमने दोनों ही केसेस में इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लिया, फिर आपसे कहता है 90% कंप्लीशन। बहुत ध्यान से हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, हमें जो फॉर्मूला याद है KT बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80, ये जो याद है, इसमें जो 80 होता है ये खत्म हुआ नहीं, ये बचा हुआ होता है। बहुत ध्यान से सवाल में वैल्यू पुट करना होता है, तो 90% खत्म हो गया तो कितना बचा 10, 99% खत्म हो कितना बचा 1, ये बचा हुआ है। क्लियर। अब आपको क्या करना होता है, दो इक्वेशन बनानी होती है, ये पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं रेट कांस्टेंट होता है कि वो दोनों के लिए नहीं बदलेगा, तो पहले वाले का रेट कांस्टेंट और दूसरे वाले का रेट कांस्टेंट को इक्वेट कर दो, इक्वेट करके जब सॉल्व करते हो तो आपके सामने टाइम आ जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज 20 मिनट। बेटा ये जो सवाल है ये ट्रिक से भी होता है, ये जो आपके सामने ट्रिक लिखा वही जो मैंने कुछ देर पहले बताया, ये उससे भी होता है और इस तरीके से भी होता है, ये आपके ऊपर है, आप किसमें ढलना चाहते हैं। मैं आप सबको सलाह दूंगा कि आज जब क्लास हो जाए, वैसे तो आप रिवीजन का होमवर्क जरूर देता हूं, लेकिन इस सवाल को एक बार फिर से जरूर लगाना, इस सवाल को एक बार फिर से जरूर लगाना, और जब लगाना तो दोनों मेथड से लगाना, मतलब ट्रिक से भी सॉल्व करना और कंप्लीट मेथड से भी सॉल्व करना। क्लियर बच्चों। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आगे। और अभी तक हमने जो सवाल किए आई होप आप सबको समझ में आ रहे हैं। जैसा मैं कह रहा हूं, सवाल आपसे पहली बार बने मत सोचो, मैं सिखा रहा हूं, हर सवाल अपने आप में टाइप है। हाँ, आज जब सीख लेना ना, फिर मॉड्यूल के सवाल करना, मॉड्यूल के सारे सवाल आपसे लाइन से बनने चाहिए। क्लियर। एक दो डाउट आते हैं, कोई बात नहीं, दिमाग लगाओगे बनेंगे, लेकिन जब मॉड्यूल करो तो जरूर बनने चाहिए, जहां सीखो वहां करो। बच्चों आप सबके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल, मुझे तुरंत आंसर चाहिए, तुरंत आंसर चाहिए। समय लग गया तो मैं समझ जाऊंगा आप नहीं सीख रहे हो। मानना पड़ेगा, लाइन से आप सबने सही आंसर दिया, मुझे उम्मीद है आप सबको क्लिक कर गया होगा। 75% कंप्लीट इन 100 सेकंड, मतलब 75% जैसे ही बोला आप सबके, मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। सही बताओ सारे सवाल ओरल है, पता कैसे करूंगा मैं। अरे 75% 100 है, मतलब 2 टी हाफ 100 है, मतलब टी हाफ 50 है, आपने से 86.5 पूछा है, मतलब 50 हाफ है, 50 to 3 150, आंसर 150। यार ओरल सवाल है, मैं आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूं। T75% यानी कि T3/4 यानी कि 2 टी हाफ बराबर 100 है बच्चों, तो हम समझ गए टी हाफ बराबर 50 है। सवाल हमसे पूछा 7/8 है, सर आपको कैसे पता चला 7/8? तभी तो मैंने कल कहा था कि कल की क्लास को रिवाइज करना है, सारे फ्रैक्शन सारे नंबर को याद करना है। जितना जल्दी आपको याद होता है उतना जल्दी स्ट्राइक करता है। हाँ, अब आप कसम खा के बैठे हो हम तो नहीं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, तो फिर कोई नहीं सिखा सकता। आपको जितना कहा जाए उतना पालन करना होता है, अरे तभी तो सीखने का मजा आता है। T7/8 यानी कि हो गया 3 टी हाफ, यानी कि हो गया 3 into 50, तो इसे सॉल्व करोगे बच्चों आंसर कितना आएगा 150 सेकंड। 150 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हो और चाहो तो सवाल को इस डिटेल्ड मेथड से भी कर सकते हो। डिटेल्ड मेथड से करना चाहोगे क्या? आप सवाल को इस डिटेल्ड मेथड से भी कर सकते हो, डिटेल्ड मेथड से करना चाहोगे क्या? ऑल राइट, फिलहाल आप चाहे तो कर सकते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पे, देखते हैं कौन मुझे तुरंत आंसर देता है। 3 लाइन का सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल है यार, बहुत टफ है। आदित्य शर्मा ने इस सवाल का आंसर पलक झपकते दे दिया। वाह आदित्य, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बड़ा सवाल है बेटा, संभल करना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, संभल के करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। मानना पड़ेगा एक बच्चे ने भी गलत आंसर नहीं दिया अभी तक। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया यार। वेल द करेक्ट आंसर इज 5 मिनट। बच्चों आप सबको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं फिर दोहरा देता हूं। अगर परसेंट कंप्लीशन सेम है, अगर परसेंट कंप्लीशन सेम है तो टाइम टेकन भी सेम है। यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खासियत है।
इसी चीज को हम घुमा के ऐसे भी बोलते हैं, अगर फ्रैक्शन कंप्लीशन सेम है, अगर फ्रैक्शन कंप्लीशन सेम है, अगर फ्रैक्शन कंप्लीशन सेम है तो टाइम टेकन सेम है। बच्चों आपने कंसंट्रेशन क्या लिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर उतना ही खत्म होगा, उतना ही परसेंट खत्म होगा तो बेटा आंसर तो वही, बोले तो 5 मिनट होगा। अरे पहले 15 मिनट से करा, पहले 15 मोलर से कराया तो क्या, बाद में 20 मोलर से कराया तो क्या, खत्म तो 80% हुआ ना। परसेंट कंप्लीशन तो 80 है ना, परसेंट कंप्लीशन 80% है, यानी कि फ्रैक्शन कंप्लीशन 80% है, यानी कि गारंटी है समय तो 5 मिनट लगेगा। आंसर देखते से आता है। इसी सवाल का एक बड़ा बढ़िया रूप आपको मॉड्यूल के सवाल मिलेगा। देखते हैं किसको स्ट्राइक करता है। आपको हंसी आएगी, इतना टफ सवाल लगेगा, लेकिन जैसे आप ध्यान से देखोगे ना एक लाइन में आंसर आएगा। बच्चों फ्रैक्शन कंप्लीशन सेम है तो टाइम टेकन भी सेम होगा, यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खासियत है। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। बहुत बढ़िया यार, लाइन से बच्चों ने मुझे आंसर दिया, लाइन से आंसर दिया। एंड द करेक्ट आंसर इज, बताने की आवश्यकता नहीं, एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन को आप बदल रहे हो लेकिन फिर भी टी हाफ नहीं बदल रहा है। कंसंट्रेशन को बदल रहे हो फिर भी टी हाफ नहीं बदल रहा है। टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा ही तो फर्स्ट ऑर्डर में होता है, ऐसा ही तो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। सो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑर्डर। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर। बच्चों क्या आपको 40% की ट्रिक पढ़ाई ना, क्या आपको 80% की ट्रिक पढ़ाई ना, क्या ट्रिक लगाओगे ना। जब ट्रिक का सवाल आए तो ट्रिक लगाना, लेकिन दिमाग में यह भी पता रहे कि ट्रिक के अलावा सवाल आए तो क्या करना। यह सवाल जानबूझ के सिखाया जाता है ताकि बच्चा समझ पाए कि अपने दोनों में बैलेंस बना के चलना है, ट्रिक से भी करना है और डिटेल मेथड से भी करना है। ये ट्रिक में आपको नहीं सिखाएगा तो कैसे करेंगे, बिल्कुल इसे फॉर्मूले से करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तभी आंसर आएगा। कुछ बच्चे मुझे आंसर दे रहे 40 सेकंड, वो अभी ये समझ ही नहीं पाए कि 40% 20 सेकंड लगता है तो 80% दुगना ही लगेगा। वो अभी समझ ही नहीं पाए कि जो टी 75% होता है वो टी टू हाफ होता है, टू टी हाफ होता है। बेटा 50% में अगर टी हाफ लगता है तो आपके हिसाब से 100 में तो टू टी हाफ होना चाहिए ना। अरे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को पहचानो भाई, 40 का 20 है तो 80 का 40 नहीं होने वाला। ये जीरो ऑर्डर नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। First order reaction, 40% complete in 20 seconds, then find the time taken for 80% completion। आपको बताना है 80% खत्म होने में कितना समय लगेगा। क्या आज हमारा ट्रिक चलेगा, नहीं चलेगा। जब ट्रिक नहीं चलेगा तो हमें क्या करना होगा, सर हमें ओरिजिनल मेथड से करना होगा। तो करो ना यार, ओरिजिनल मेथड से करो ना यार। तो चलो करते हैं। अपने पास दो केस है, दो सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2। पहले वाले में 40% खत्म हो रहा है, तो जब भी परसेंट का सवाल आए ए नॉट कितना मानना है बच्चों, 100। 40% खत्म हुआ तो कितना बच गया, 60। 80% खत्म हो गया तो कितना बच गया, 20। राइट, चलो लिखते हैं केटी का एक्सप्रेशन। तो केटी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80, 100/60। यहां भी लिखेंगे केटी बराबर 2.303 लॉग 100 अपॉन 20। इन दोनों इक्वेशन में एक चीज तो पक्की है, ये जो k है ये इक्वल है। क्योंकि ये k इक्वल है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, मतलब अपॉन टी करके दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट कर सॉल्व करोगे तो एक टी हमें पता है, ये वाला टी पता है 20 सेकंड, ये वाला टी हमें पता करना है। सब कुछ पता है, बस ये टी पता करना है। जैसे ही दोनों को इक्वेट करते हो तो जो टाइम आता है वो आता है 63.6 सेकंड। मुझे बड़ा दुख होता है, कुछ बच्चों के पास कॉमन सेंस ही नहीं है। कॉमन सेंस कैसे नहीं है, कुछ तुक्का भी मार रहे थे तो ऐसे मार रहे थे, सर 7 सेकंड। अरे दिमाग लगाओ, 40% 20 सेकंड में खत्म होता है तो 80% 7 सेकंड में खत्म होगा। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ यार। तुक्का भी लिख रहे थे तो वो भी तो सही लिखो। खैर, ये जो सवाल है इसका आंसर है आपके सामने 63.6 सेकंड। बच्चों मैंने आपको बातों बातों में यही सिखाया कि जब कभी ट्रिक का सवाल आए तो उसे ट्रिक से करना, और जब ट्रिक का सवाल नहीं आए, जब ट्रिक का सवाल नहीं आए तो पूरे डिटेल मेथड से करना होगा। हाँ ये बात अलग है कि ऐसा सवाल बहुत कम मिलता है, लेकिन मिल जाए तो छोड़ के नहीं आना है।
क्लियर? ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। बच्चों, जब भी कभी कोई सवाल आएगा सबसे पहले आप उसका ऑर्डर पहचानेंगे। ये कौन सा ऑर्डर है? किस्मत अच्छी है, आज लिखा हुआ है जीरो ऑर्डर। जैसे ही पता चला जीरो ऑर्डर है, खेल खत्म, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। जो जो पूछा है सबसे पहले उसका फॉर्मूला आपके जहन में आ जाना चाहिए। मैं भी हिंट दे रहा हूं, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ए नॉट माइनस एटी बराबर के टी, मैं आपको फॉर्मूले याद दिला रहा हूं। और एक फॉर्मूला था टी हाफ यानी कि टी 50%, जिसका फॉर्मूला था ए नॉट अपॉन टू के, और अगला फॉर्मूला था टी 100%, जो कि होता है टू टाइम्स ऑफ टी हाफ। ऐसा होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है, खत्म होने का समय 10 है तो सॉरी, आधा होने का समय 10 है तो खत्म होने का समय 20। ऐसा जीरो में होता है, ऐसा फर्स्ट में नहीं होता। आपके सामने मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए जिसकी आवश्यकता है, अब तो करके बता दो बेटा। सबसे पहले जिस बच्चे ने सही आंसर दिया उसका नाम है प्रशांत कुमार सिंह। मोहम्मद सकलेन बेटा, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, अदरवाइज आपका नंबर तो सही है। नमन अग्रवाल, आपका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। तनवीर बेटा, आपने मुझे एक पार्ट का आंसर दिया, दोनों पार्ट का आंसर दो ना। शुभजीत सील बेटा, आपका भी आंसर सही है। कुशल मंगल, आपका आंसर गलत है, उसे चेक करो फिर से, कैलकुलेशन मिस्टेक है। आशुतोष व्यास बेटा, आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे लाइन से सही आंसर दिया। यार जीरो ऑर्डर है तो कहां कुछ सवाल है बच्चा, सोचो ना। आपसे क्या पूछा है? टी 50%, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, कॉमन सेंस लगाओ, क्या क्या पता क्या क्या नहीं पता। अरे यार बच्चा भी कर ले। ए नॉट पता है, टू पता है, के ही तो पता करना है, तो के पता करो ना पहले वाले रिलेशन से। ओके सर, सुनिएगा, मैं आप सॉल्व कर रहा हूं, मुझे आपका ध्यान चाहिए, जिनसे नहीं बना खास करके वो देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डर पता करो, पता चल गया। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, डाटा को बारीकी से लिखो, पहले सवाल को तसल्ली से करो। ए नॉट दे रखा है, तो आपके सामने जो ए नॉट दिया है बच्चों, उसकी वैल्यू है 0.01 मोलर। क्लियर? एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 10 सेकेंड, ये 10 सेकंड के बाद की कंसंट्रेशन है। तो 10 सेकंड के बाद की कंसंट्रेशन यानी कि 80 आपको दे रखा है 0.008 मोलर। क्लियर? ए नॉट पता है, 80 पता है, और समय आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, कितना है? 10 सेकंड। कहां कुछ बचा बेटा? तो चलो सबसे पहले के निकाल लेते हैं। तो के होगा ए नॉट माइनस 80/t। जैसे ही के निकला वैसे ही टी हाफ निकला, वैसे ही टी 100% निकला। कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो क्या? And the correct answer is k is 2 into 10 की पावर माइनस 4, और जो t 50% आता है वो आता है 25 सेकंड, और जो 200% आता है, सिंपल सी बात है, दुगना कर दो तो 50 सेकंड, दुगना कर दो तो 50 सेकंड, दुगना कर दो तो 50 सेकंड। So the correct answer is 25 and 50, 25 and 50. Clear? Alright. बिल्कुल फॉर्मूला वाला सवाल था। अगर आप इस सवाल को सीख गए हैं तो अगला सवाल आप सबके सामने है स्क्रीन पर। सबसे पहले जो सवाल आए उसका ऑर्डर पता करो, और ऑर्डर करने के बाद फॉर्मूला लगाओ, खेल खत्म। ट्रिक वाले से है तो ट्रिक से करो, अगर ट्रिक वाला डाटा नहीं तो फिर आप ओरिजिनल मेथड इंटीग्रल रेट लॉ से करो। कुछ बच्चे फालतू का सवाल लिखते रहते हैं। एक बच्चा लिख रहा है, सर फॉर्मूले में कभी मिनट रख रहे हैं, कभी सेकंड रख रहे हैं, सर समझ नहीं आ रहा। आदर्श एक बात बताओ, ऐसा कोई नियम मैंने बोला क्या? मैं जितना बोलूं उतना ही क्यों नहीं सुनते हो? ऐसा मैंने कभी कोई नियम बोला क्या हमेशा सेकंड में लिखना है, हमेशा मिनट में लिखना है? क्यों? एक्सपेरिमेंट जो कर रहा है वो मिनट मेजर नहीं कर सकता, वो सेकंड मेजर नहीं कर सकता। अरे जो टाइम की यूनिट दी होगी उसमें लिखेंगे। क्या मैंने शुरू से आपको बोला हमेशा सेकंड लिखना है? क्या मैंने शुरू से आपको बोला हमेशा मिनट लिखना है? यूज योर कॉमन सेंस समटाइम्स यार, जितना कहा गया उतना ही तो करें। बहुत बढ़िया। ये जो सवाल है, कितने लोग समझ गए? ये जो सवाल है ये जीरो ऑर्डर का है। सर हम नहीं समझ पाए बेटा। अगर आपको याद हो तो हमने आपसे कहा था रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है सी की पावर 1 माइनस एन टी इनवर्स। बोलो हाँ या ना?
अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो के की यूनिट लिखी है ये किस ऑर्डर के लिए, मोल पर लीटर पर सेकंड। जैसे आपने यूनिट देखा आप तुरंत समझ गए अरे यार ये तो जीरो ऑर्डर है, और जीरो ऑर्डर हमें जैसे ही पता चला बस फॉर्मूला लगाना था, खेल खत्म। अरे हाँ, फॉर अ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5 मोलर आफ्टर 25 सेकंड। ये 25 सेकंड की बाद की कंसंट्रेशन है, मतलब ये 80 गिवन है, हमें 80 गिवन है सवाल में 0.5 मोलर, राइट बच्चों। सवाल हमसे ए नॉट पूछा है, हमें ऑर्डर पता है के दे रखा है, इतना आसान तो जीवन में कभी नहीं आया यार। ए नॉट माइनस ए टी बराबर के टी, बच्चा बच्चा कर लेगा। सवाल हमसे ए नॉट पूछा है तो ए नॉट बराबर के टी प्लस ए टी आदि आप सॉल्व कर लेंगे। सभी लोग मुझे सॉल्व करके आंसर बताएंगे। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया एंड द करेक्ट आंसर इज 1 मोलर, एंड द करेक्ट आंसर इज 1 मोलर। ऑलराइट, बहुत, अरे क्या बात है, आज तो कुछ बच्चों सारे सवाल फटाफट फटाफट बन रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, फटाफट बन रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, ये जो सवाल है ये, चलो पहले आप करो फिर मैं आपको बताता हूं सवाल के बारे में। अभी तक आपने जितने फॉर्मूले पढ़े कहीं ना कहीं उनका सबका यूज हो गया। एक वो गैसियस रिएक्शन वाला जो मैंने आज क्लास के स्टार्टिंग पढ़ाया उसका यूज नहीं है, क्योंकि उसका यूज मैं चाहता हूं आप एक्सरसाइज 2 में करना और सारे सवाल लाइन से बने तो आपको मजा आएगा, तो उसके सवाल में यहां नहीं ले रहा हूं, राइट। ये जो सवाल है ये एक ऐसे फॉर्मूले से है जिसका यूज अभी तक नहीं हुआ, देखता हूं किसके दिमाग में स्ट्राइक करता है। फॉर्मूला क्या लगाना है पहले तो ये समझ लो, ये समझ में आ गया तो सवाल खत्म है। क्या बात है आदित्य बेटा, बहुत बढ़िया। इसमें लगेगा इंटरवल फॉर्मूला। चलो मैंने आपको हिंट दे दिया, इसमें लगेगा इंटरवल फॉर्मूला। सर आपको कैसे पता चला इंटरवल फॉर्मूला? बेटा मैंने आपसे बोला था अगर कभी सवाल में इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं गिवन हो तो आप एक बार इंटरवल फॉर्मूले के बारे में जरूर सोचिएगा। अगर सवाल में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं गिवन है तो एक बार इंटरवल फॉर्मूले के बारे में जरूर सोचिएगा। इतने सारे सवाल करते हो इंटरवल फॉर्मूला भूल जाते हो, इसीलिए इसको मैं लास्ट में रखता हूं ताकि कभी ना भूलो। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले इंटरवल फॉर्मूला लिखो तो सही, सोचो आपको दिया क्या है। ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को आंसर याद है, सॉल्व नहीं करना चाह रहे, ऐसा थोड़ी है। सॉल्व करके आंसर बताओ तभी मैं समझूंगा। चलिए नमन सॉल्व किया क्या? नमन अग्रवाल सॉल्व किया क्या? सच बोलना बेटा, झूठ मत बोलना। आप दिख नहीं रहे पर आपका चेहरा देख के बता रहा हूं आपने सॉल्व नहीं किया है। नमन अग्रवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, झूठ मत बोलना। सॉल्व किया है क्या नमन अग्रवाल? हाँ अभी तक जवाब नहीं आया, मैं समझ गया। मतलब क्लास में होते तो मैं आपका चेहरा देखे तो बता ही देता आपने कितना होमवर्क किया कितना नहीं किया, क्या आपसे बना क्या आपसे नहीं बना। लेकिन अभी भी ये समझ में आ जाता है आपके आंसर देने के स्टाइल से कि किस बच्चे ने किया किस बच्चे ने किया। वेल बहुत अच्छे, आप सबने अटेम्प्ट किया। बच्चों आप सबका मुझे ध्यान चाहिए, सोचने का तरीका देखो यार। बार बार इन्हीं चीजों को जब हम रिपीट करते ना तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सोच वैसे जरूर बदलती है, बशर्ते आप हमारे साथ वैसा सोचो। बच्चों आप सबका ध्यान चाहिए, सवाल में हमें क्या दिया है, हमसे क्या पूछा है, पहले वो समझते हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला तो दिमाग में फर्स्ट ऑर्डर सारे कंसेप्ट आपके आ जाने चाहिए। सवाल में रेट ऑफ रिएक्शन बोला है, सवाल में हमें दिया है रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा इसको ऐसे समझो, कोई एक रिएक्शन चल रही है, ए से बी हो रहा है, तो रिएक्शन चल रही है तो टी बराबर 0 से चली तो कभी 10 सेकंड के बाद उसे ऑब्जर्व किया तो कभी 20 सेकंड के बाद उसे ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, 10 सेकंड के बाद देखा अच्छा इतना भी ऐसा देखा, राइट। तो जब उसको हमने 10 सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया तो पता चला रिएक्शन का जो रेट है वो इतना है। 20 सेकंड के बाद जब हमने देखा तो रिएक्शन का रेट इतना है। पहले अपने आप से पूछो
क्या ये जस्टिफाइड है यार? समय के साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट बदलता है? अरे बिल्कुल बदलता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है उसका फॉर्मूला है R बराबर K इंटू ए। अरे समय के साथ कंसंट्रेशन बदल रहा है इसीलिए रेट बदल रहा है। अरे वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। अगर यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता ना तो 10 सेकंड पर भी यही रेट होता, 20 सेकंड पर भी यही रेट होता। अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसका रेट कांस्टेंट होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन के बदलने से बदल जाएगा। मतलब 10 सेकंड के बाद कितना था, 20 के बाद कितना है, जायज है। हाँ होना चाहिए, सही है। खैर, हमें सवाल में रेट दे रखा है, ये आपने समझा। अब जो रेट दिया है 10 सेकंड का दिया है। बच्चों में आप सबसे पूछ रहा हूं, जवाब देना है। आर बराबर के इंटू ए में ये आर क्या है? आर बराबर के इंटू ए में ये आर क्या है? आर बराबर के इंटू ए में ये आर क्या है? सर ये है रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत बढ़िया। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो जो कंसंट्रेशन लिख रहे हैं ये कब की लिखेंगे? ये शुरुआत की लिखेंगे कि जिस समय का रेट निकाल रहे तब की लिखेंगे? ये शुरुआत की लिखेंगे, ये इनिशियल लिखेंगे, जिस समय रेट निकाल रहे तब की लिखेंगे। कॉमन सेंस, क्या बात है यार। सर जिस समय का रेट निकाल रहे तब की लिखेंगे। समय बदलेगा, कंसंट्रेशन बदलेगा तो रेट भी बदलेगा, तो काहे को इनिशियल रखोगे? हाँ, इनिशियल निकालना होता तो इनिशियल रखते। बहुत बहुत अच्छे। बस फिर से सुनना, आप सबको फील आता है कि R बराबर के इंटू ए में हम जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो उसमें जो कंसंट्रेशन रखते हैं उसी समय का रखते हैं जिस समय हम रेट निकालते हैं, राइट? 10 सेकंड का रेट हमें गिवन है तो स्वाभाविक सी बात है 10 सेकंड का जो हमें रेट गिवन है उस समय जो रेट कांस्टेंट रहा होगा, के रहा होगा, और उस समय जो कंसंट्रेशन रहा होगा रिएक्टेंट का, AT1 रहा होगा। ये हो गया RT1। उसी प्रकार से हम समझ गए जो RT2 होगा, जो T2 टाइम पे होगा तो उस समय जो कंसंट्रेशन रहा होगा वो होगा, तो वहां जो कंसंट्रेशन आएगा उसे अपन ने बोल दिया AT2। जैसे आप दोनों को डिवाइड करोगे, के से के कट जाएगा। जो रेट कांस्टेंट होता है टेम्परेचर और कैटलिस्ट के बदलने से मात्र बदलता है, तो के बदलने का सवाल नहीं है। बच्चों के दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करता है AT1 अपॉन AT2 बराबर RT1 अपॉन RT2। बेटा खेल खत्म, सवाल खत्म। बस यही सोचना होता है। बच्चे को लगता है यार अपने को इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है नहीं, अपने से T50% पूछा है, अपने से T हाफ पूछा है, काश हमें के मिल जाता, मजा आ जाता। काश हमें के मिल जाता, मजा आ जाता, पर के निकाले कैसे? डाटा तो रेट का दिया है। रेट के डाटा से आपने जैसे कंसंट्रेशन रिलेट किया, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं पता है, आप समझ गए कि T2 माइनस T1 बराबर 2.303 log AT1 अपॉन AT2। बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी, वहां से के निकलता और के से टी हाफ निकलता। अभी भी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैं चाहता हूं आप पूरा सॉल्व करो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा सॉल्व करो क्योंकि एक ऐसा सवाल है, आप यकीन करो बच्चे अक्सर डाउट पूछते हैं और उसके पीछे वजह होती है कि हम इंटरवल फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल नहीं करते। अगर मैं शुरू से आपको 10 सवाल इंटरवल पे करा देता ना और फिर ये सवाल देता, आपसे बन जाता। लेकिन इसे जानबूझ के मैंने लास्ट में रखा ताकि मैं चाहता आप इंटरवल को भूल जाओ और आपके दिमाग में हमेशा एक छाप बन जाए कि इंटरवल फॉर्मूला हमें यूज कैसे करना है। प्लीज एक बार सभी लोग सॉल्व करो, मुझे अभी भी टी हाफ चाहिए। टी हाफ कितना आया, सॉल्व करो। बहुत अच्छे यार। लॉग बहुत सिंपल है बेटा, लॉग 4/2 यार, कैसी बातें कर रहे हो? लॉग 4/2 सॉल्व नहीं होगा आपसे यार, आपने पूरी आयोनिक में लॉग निकाल लिया, आप लॉग 4/2 सॉल्व नहीं होगा। सारी वैल्यू आपको याद है। ऑलराइट बच्चों, जब आप इसे सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो जो के आता है, के की वैल्यू आती है 0.693। सवाल आपसे टी हाफ पूछा है तो टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, सॉरी के आता है 0.0693। वैल्यू रखते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज 10 सेकंड एंड द करेक्ट आंसर इज 10 सेकंड एंड द करेक्ट आंसर इज 10 सेकंड। बेटा ऐसा ही सवाल आपको एक्सरसाइज 2 में मिलेगा, एक बार उसे अटेम्प्ट जरूर करिएगा। एक बार कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए और किसी बच्चे को डाउट हो किसी स्टेप में, जस्ट सिंपली रेज योर हैंड, बशर्ते आपके सामने सॉल्यूशन देख लो। मैं आपको बताऊं, मैं भी नमन अग्रवाल से कह रहा था बेटा आपने सॉल्व किया, क्या आंसर देखा है? उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब मैं कह देता हूं ये सवाल हमारे मॉड्यूल से है, एक्सरसाइज में आया हुआ है, तो बच्चे फटाफट वो सवाल देख के आंसर देते हैं और वो भूल जाते हैं उस सवाल में थोड़ा सा चेंज है। तो मैं समझ गया जो वो आंसर दे रहे हैं ये वो बच्चे हैं जिनको याद है, उन्होंने सॉल्व नहीं किया है। ऑलराइट, बहुत बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, बहुत अच्छा आप लोगों ने खेला, बहुत सारे सवाल किए बच्चों। हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे बात करी,
हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बात करी। अभी खेल है ऑलराइट, हमने जीरो ऑर्डर पे बात करी, हमने फर्स्ट ऑर्डर पे बात करी। अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सवाल करेंगे हाइब्रिड टाइप के, उसके पहले थोड़ा सा और पढ़ते हैं, राइट। तो अभी जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं nth ऑर्डर। सर यार आपने जीरो ऑर्डर पढ़ाया, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया, सेकंड ऑर्डर में चाहिए ना। सेकंड ऑर्डर या कोई दूसरा ऑर्डर पढ़ाने के पहले मैं आपको पढ़ाता हूं nth ऑर्डर, ठीक। जैसा हम पहले करते थे, कैसे करते थे, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर रेट लॉ, फिर डिफरेंशियल रेट लॉ, फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, फिर बहुत सारे ग्राफ और फिर एग्जांपल। हाँ, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी थे, तो वही हमारा सीक्वेंस इसे भी पढ़ने का रहेगा, राइट। अब जो nth ऑर्डर है वो समझना है, तो nth ऑर्डर मतलब जनरल है, तो जनरल है, तो यहां पे आपको इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं मैं, बस इतना बता देता हूं कि आज हम जो रिएक्शन ले रहे हैं वो भी ए से पी है। जीरो ऑर्डर में भी यही रिएक्शन थी, फर्स्ट ऑर्डर में भी यही रिएक्शन थी। आज जब हम nth ऑर्डर पढ़ रहे हैं तो r बराबर k इंटू ए की पावर n, आज एक ही रिएक्टेंट है, हम पढ़ ही ऐसा रहे हैं, हमारा सिलेबस ही ऐसा है। मतलब जब हम इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो यहीं से लिखेंगे माइनस डी बाई डी टी बराबर के इंटू ए की पावर n, और जब उसे हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आता है, इसे याद करना बहुत आसान है। देखो ना, kt अपॉन 1 माइनस n माइनस 1, सॉरी kt बराबर, सॉरी मैंने अपॉन बोला, kt बराबर 1 अपॉन n माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a नॉट, 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a नॉट। तो 80 की पावर n माइनस 1, a नॉट की पावर n माइनस 1, यहां भी n माइनस 1, यहां भी n माइनस 1। ये जो आपके सामने लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन। ये जो इक्वेशन है ये सभी ऑर्डर के लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 छोड़ के ये सब के लिए वैलिड है। कहने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर छोड़ के ये सब के लिए वैलिड है। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो मात्र 1/x का जो इंटीग्रेशन है ही ln x है, बाकी आप किसी को भी इंटीग्रेट करो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जब आप लिखोगे माइनस da बाई dt बराबर k इंटू ए की पावर n, तो ए की पावर 0 हो गया, ए की पावर 2 हो गया, ए की पावर 3 हो गया, सब एक तरीके से इंटीग्रेट होते हैं। मात्र 1/a का जो इंटीग्रेशन है ना उसमें ln आता है, और क्योंकि उसमें ln आता है इसीलिए ये जो फॉर्मूला है बाकी n इक्वल टू 1 से अलग हो जाता है। तो आप ऐसे याद रखो, ये जो फॉर्मूला है सबके लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। तो kt बराबर 1 अपॉन n माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन a नॉट, राइट। बच्चों ये जो फॉर्मूला है इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर। ये सब के लिए वैलिड है, जीरो ऑर्डर के लिए वैलिड है, सेकंड ऑर्डर के लिए वैलिड है, बहुत कम होने वाली थर्ड ऑर्डर के लिए भी वैलिड है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको अलग से याद है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करी रिएक्शन की, डिफरेंशियल रेट लॉ की, फिर आगे अपन इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बाद नंबर आता है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में मैं आपको बता रहा हूं केवल टी हाफ का फॉर्मूला, राइट। यहां पे जो टी हाफ आता है बच्चों, टी हाफ आता है 1 अपॉन n माइनस 1 अंडर ब्रैकेट समथिंग समथिंग समथिंग। ये नहीं याद करना है, ये जो आपके सामने आया, सर याद नहीं करना तो आपने क्यों लिख दिया? किसी बच्चे को याद करने का मन है तो कर ले, ये नहीं याद करना। आपको जो याद करना है जरा सुनिएगा ध्यान से। ये लिखा है टी हाफ, n माइनस 1 एक कांस्टेंट है, राइट। 2 की पावर n माइनस 1 कांस्टेंट है, राइट। माइनस 1 कांस्टेंट है, राइट। a की पावर n माइनस 1 ये कांस्टेंट नहीं है। ये जो a है इसे अपन बोलते हैं a नॉट। हम लोग अपने इस पूरे चैप्टर में a को क्या बोलते आए हैं? a नॉट। मतलब यहां जो डेरिवेशन किया हुआ है उसमें a लिखा है, अपन a नॉट के फॉर्म में सोच सकते हैं, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। बच्चों ये जो टी हाफ का फॉर्मूला आया, हमने इससे एक रूल निकाला। रूल ये निकाला, जो टी हाफ होता है किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1 के प्रोपोर्शनल होता है। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1। चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट की पावर n माइनस 1। बच्चों ये इतना 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 काम का है कि आपको मजा आ जाएगा। मैंने कहा था सवाल में हमें कभी कभी ऑर्डर नहीं दिया होता, हमें पता करना होता है कॉमन सेंस से। इस फॉर्मूले से भी हम ऑर्डर पता करते हैं। एक तो ऑर्डर पता करने का तरीका हो गया रेट कांस्टेंट क्यू रेट, दूसरा होगा ये फॉर्मूला। हाँ ये सच है, ये जो फॉर्मूला है ये सबके लिए वैलिड है, वन के लिए वैलिड नहीं। हाँ ये सच है, ये जो टी हाफ का जनरल फॉर्मूला है सबके लिए वैलिड है, वन के लिए नहीं। लेकिन ये जो फॉर्मूला ये सबके लिए वैलिड है।
चाहे जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर हो, चाहे थर्ड ऑर्डर हो, ये सब के लिए वैलिड है। आओ इसे थोड़ा सा फील करते हैं, राइट। तो इसका फील क्या है जरा सुनिएगा ध्यान से। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1 माइनस n। इसे मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n-1। क्लियर बच्चों? सुनिएगा, एक बार अपन लेते हैं जीरो ऑर्डर। जैसे मैंने बोला जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में n की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। जैसे अपन ने बोला जीरो ऑर्डर, यानी n की वैल्यू हो गई जीरो। तो हम समझ गए, जैसी n की वैल्यू यहां पे रखी जीरो, तो जीरो माइनस वन कितना हुआ? माइनस वन। ए नॉट की पावर माइनस वन मतलब ऊपर जाएगा ए नॉट। तो अपन समझ गए जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनल टू ए नॉट है। इसे फील करो, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका जो टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहने का मतलब है कि कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो टी हाफ बढ़ेगा। अब इसे ऐसे फील करो, कल को कोई सवाल आएगा, कंसंट्रेशन 10 से 20 हुआ और टी हाफ भी दुगना हुआ, हम समझ जाएंगे जीरो ऑर्डर है। इमेजिन करो, थोड़ा सा फील करो, कंसंट्रेशन के दुगना होने से टी हाफ दुगना हो रहा है, मतलब जीरो ऑर्डर है, राइट। चलो बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। पहले अपने आप से पूछो, क्या आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला? हाँ सर हमें याद है। बोलो क्या था? सर हमें याद है फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ होता है 0.693 अपॉन के, मतलब वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मतलब कंसंट्रेशन को दुगना करो तिगना करो, टी हाफ बदलने वाला नहीं है। चलो इससे भी देख लेते हैं। आ जाओ एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं। जब एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0। मतलब मैं कह सकता हूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है जो टी हाफ है प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर जीरो, मतलब मैं कह सकता हूं जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तो इसे ऐसे समझो, कल को कोई सवाल होगा, कंसंट्रेशन कुछ भी हो रहा है, टी हाफ नहीं बदल रहा, समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर। तो चलो बात कर लेते हैं सेकंड ऑर्डर की। बच्चों जो सेकंड ऑर्डर होगा, क्या उसके लिए एन की वैल्यू 2 होगी? हाँ होगी। जब एन की वैल्यू 2 होगी, यहां एन को 2 रखो ना, तो 2 माइनस 1 1। मतलब मैं कह सकता हूं टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना। इसका रूल ये होगा बच्चों कि जब कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो टी हाफ घट जाएगा। याद करना कितना आसान है, एक बढ़ाने से बढ़ता है, एक बिल्कुल नहीं बदलता है, एक बढ़ाने से घटता है। तो जब कभी कंसंट्रेशन के बढ़ाने से टी हाफ घट रहा हो, समझ जाना वो सेकंड ऑर्डर है। आपके एग्जाम में जीरो आता है, खूब फर्स्ट आता है, कभी कभी भूले भटके सेकंड आता है। सेकंड ना के बराबर आता है, थर्ड का तो सवाल ही नहीं आता है। बढ़ाने से बढ़े जीरो ऑर्डर, बिल्कुल ना बदले फर्स्ट ऑर्डर, बढ़ाने से घटे सेकंड ऑर्डर। हेलो बच्चों, तो हमने आपको nth ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बताया। ये जो nth ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, मुझे उम्मीद है आप सबको याद हो गया होगा। देखो जरा, kT बराबर 1 अपॉन, कोशिश तो करो याद करने की। kT बराबर 1 अपॉन n माइनस 1 अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन at माइनस 1 अपॉन a नॉट की पावर n माइनस 1। तो ये जो nth ऑर्डर है सब के लिए वैलिड है एक्सेप्ट n इक्वल टू 1। तो चलो सेकंड ऑर्डर लिख लेते हैं। तो सेकंड ऑर्डर में जहां n था वहां क्या लिखना है? 2। तो अपने सामने सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया, kT is equal to 1 upon AT minus 1 upon A naught। किसी बच्चे को डाउट हो तो रेज योर हैंड। kT is equal to 1 upon AT minus 1 upon A naught। किसी बच्चे को डाउट हो तो रेज योर हैंड। kT is equal to 1 upon AT minus 1 upon A naught। किसी बच्चे को डाउट हो तो रेज योर हैंड। अरे बहुत बढ़िया, तो हमारे सामने k का एक्सप्रेशन आ गया, टी हाफ भी लिख लेते हैं। टी हाफ का ये जो फॉर्मूला है, मैं फिर कह रहा हूं याद नहीं करना, इसी फॉर्मूले से अपने सामने आया टी हाफ इक्वल टू 1 बाई के। अपने तो ऐसे याद करना है क्या सर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो चाहे कोई भी ऑर्डर हो, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर, बोलो ना 1 अपॉन ए नॉट की पावर, बोलो ना n माइनस 1। अपने को तो याद है, राइट। टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1। बच्चों सबसे पहले हम कोई भी ऑर्डर पढ़ते हैं तो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, उसका डिफरेंशियल रेट लॉ, बार बार डिफरेंशियल रेट लॉ नहीं लिख रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और फिर आगे टी हाफ में अगला नंबर किसका आएगा? ग्राफ का। तो ग्राफ बनाने का अपना सिंपल सा नियम, कोई बता सकता है क्या? सबसे पहले एक्सिस को देखो, आज एक्सिस क्या है, इसे लिख देता हूं मैं 1 अपॉन 80। सबसे पहले एक्सिस को देखो, 1 अपॉन 80 वर्सेस टी। किसकी बात हो रही है? सेकंड ऑर्डर की। तो किसके फॉर्मूले याद आने चाहिए? सेकंड ऑर्डर के। सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो और फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो। चलो फॉर्मूला याद करते हैं। सर हमें नहीं याद आ रहा है, अरे कसम खा के बैठे हो क्या? kT बराबर 1 अपॉन 80 माइनस 1 अपॉन ए नॉट, बोलो हाँ या ना? हाँ सर याद आया।
अरे सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है ना, तो अपन इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/80 इज इक्वल टू के टी, बोलो बोलो, के टी प्लस 1/a0। अरे सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो, सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, तो y बराबर mx प्लस सी। अरे किसी बच्चे को भी समझ में आ गया ग्राफ कैसा होगा। चलो एक और बना ले। अगला जो ग्राफ है वो है टी हाफ वर्सेस 1/a, राइट। तो आप सबको एक्सिस देख के फॉर्मूला याद करना है, बोलो हाँ या ना। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ए का मतलब है ए नॉट, है ना। यहाँ जो सारा प्रिंटेड मटेरियल है उसमें अपन ए लिख देते हैं, बट मैं उसे ए नॉट बोलता हूं, आपको याद है। मतलब न्यूमेरिकल में दोनों ही लैंग्वेज का प्रयोग होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, राइट। तो यहां लिखा हुआ है 1/a। सबसे पहले फॉर्मूला याद किया, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 ए नॉट की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू है 2, 2 माइनस 1 मतलब ये होगा, राइट। तो बच्चों टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 ए नॉट। अभी मैं ट्विस्टिंग सवाल पूछूंगा, देखते हैं कौन समझता है। अभी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो अपना फॉर्मूला बनेगा टी हाफ बराबर के इंटू 1/a0। बोल, ये रेट कांस्टेंट नहीं है भैया, ये वो प्रोपोर्शनलिटी हटाने वाला कांस्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया नीचे की है तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं नहीं याद है तब भी कर लो। कैसे? मुझे पता चल गया ये y है और ये x है, तो y बराबर mx तो है, ग्राफ तो ऐसा बनेगा, पता चल गया। फिर भी जिस बच्चे को फॉर्मूला याद हो गया बहुत अच्छी बात है, ये जो रेट कांस्टेंट आता है वो नीचे आता है, तो आप समझ गए स्लोप कितना होगा। क्लियर बच्चों? अगर समझ गए तो अगला ग्राफ मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन जवाब देता है, देखते हैं कौन जवाब देता है। अगला ग्राफ आपको बनाना है, अगला ग्राफ आपको बनाना है टी हाफ वर्सेस ए नॉट। अगला ग्राफ आपको बनाना है टी हाफ वर्सेस ए नॉट। कौन बना रहा है मुझे तो बता दो, ग्राफ कैसा बनेगा। क्या बात है, अब्दुल रहमान ने सबसे पहले सही जवाब दिया। वेल डन बेटा, वेल डन। अरे यार कितना आसान है। सबसे पहले एक्सिस को देखो, एक्सिस को देख के फॉर्मूला याद करो। हमें तो टी हाफ देख के आज से एक ही फॉर्मूला याद आता है, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर n माइनस 1। अभी सेकंड ऑर्डर है तो 2। ऐसा नहीं कह सकते ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, हाँ कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते टी हाफ, देखो ना, हेलो, ऐसा नहीं कह सकते टी हाफ इंटू ए नॉट बराबर के। ऐसा नहीं लग रहा ये y है ये x है, ऐसा नहीं लग रहा एक्स वाई बराबर कांस्टेंट है, ऐसा नहीं लग रहा जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ऐसा नहीं लग रहा जो ग्राफ बनेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अरे खेल खत्म हो गया, जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा दबता दबता कुछ ऐसा, बिल्कुल ये छू नहीं रहा है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ग्राफ बनाने में आप माहिर हो गए, राइट। बच्चों आओ इसमें हम सेकंड ऑर्डर के कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। तो जैसा हमने जीरो ऑर्डर का पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा क्या, मैंने आपसे कहा पढ़ लेना, तो फिर से कहता हूं पढ़ लेना, फिर से कहता हूं पढ़ लेना। याद हो जाए तो अपने दिमाग को ना मत कहना, पर याद करने के लिए अलग से ना बैठना। ऑलराइट, चलो करते हैं कुछ सवाल। आप सबके सामने स्क्रीन पे पहला सवाल है, फटाफट आंसर देंगे। तुरंत आंसर देंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, देन हाफ लाइफ बिकम डबल। कंसंट्रेशन को किया दो गुना, हाफ लाइफ हो गया दो गुना। सर हमने तो आंसर ओरल दे दिया, कंसंट्रेशन के दुगना होने से हाफ लाइफ दुगना हो रहा है, यानी कि जीरो ऑर्डर है। फिर भी कुछ बच्चों करने का मन है, चलो कर लेते हैं। टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n माइनस 1। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो इसे अपन ऐसा लिख लेते हैं, टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 बराबर a02 अपॉन a01 की पावर n माइनस 1। सारा वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। मेहनत करने का मन है तो करो, वरना जैसा मैंने आपको सिखाया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसके अलावा सवाल ही नहीं आना ना यार। ये भी करके देख लेना, वो भी करके देख लेना। चलो रखते हैं। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट इज डबल, मतलब कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया, तो जो सेकंड कंसंट्रेशन पहले से दुगनी है, मतलब हो गया 2। क्लियर? ये हो गया 2 और टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2, मतलब ये हो गया हाफ। इधर आ गया हाफ, इधर आ गया 2 की पावर n माइनस 1। सोचो n की वैल्यू कितनी हो, सोचो n की वैल्यू कितनी हो कि बराबर हो जाए। मुझे कोई भी बता सकता है सर जब n जीरो होगा तभी तो 0 माइनस 1 होगा, हाफ होगा। तो आपके ऊपर है कैसे आप करना चाहते हैं। सीख गए? तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर, अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर।
कंसंट्रेशन कभी कभी प्रेशर भी हो सकता है, कंसंट्रेशन प्रेशर भी हो सकता है। 50 से 100 से 200, अरे दुगना दुगना कर रहे हैं प्रेशर, प्रेशर को दुगना करते जा रहे हैं, टी हाफ घटता जा रहा है। प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, टी हाफ घट रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक ही जगह हुआ था, एक जगह बढ़ाने से बढ़ता था, एक जगह कुछ नहीं होता था, एक जगह घटता था। बच्चा बच्चा आंसर देगा, सर द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑर्डर। अरे इसको सॉल्व करूं क्या मैं? फिर भी लो आप कहते हैं तो कर देता हूं। लो मैंने कह दिया यार। क्या बात है, इतने बच्चे आंसर दे रहे हैं कि मैं पहला नाम ले ही नहीं सकता, इतने सारे दे रहे हैं। आज सब पहले, आज सब फटाफट आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो ये आसान है ना फील करना बेटा। कल को कुछ नहीं समझ में आए तो टी हाफ वन जैसा मैंने किया, कैसा, टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू बराबर ए नॉट टू अपॉन ए नॉट वन की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो मैं ऐसे भी यहां लिख देता हूं, जब नहीं समझ में आया तो ये फॉर्मूला यहां लिख देता हूं, लिख दो हिंदी में, जब डाटा नहीं समझ आए तो फॉर्मूला लगाएं। आई होप आप समझ पाए। जब डाटा नहीं समझ आए तो फॉर्मूला लगाएं, नहीं तो देख के आंसर बताएं। अगर आप सब सीख गए तो अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है, बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल के माध्यम से आपको मैं बहुत कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप अटेम्प्ट करो। विशाल क्यों ये तुक्का मारने की आदत आपकी नहीं जा रही है बेटा? मतलब सवाल देखें तुक्का मारना, 4 ऑप्शन है तो पक्का हर बच्चा आंसर देगा, ऐसा कोई नियम है क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ ना, घुटने क्यों खुजला रहे हो? विशाल दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चलिए, जिन लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो सवाल का पूरा तरीका देखें। आज यहां A3 से बना 3A, कभी रिएक्शन दी होती है A3 से बना Na, कभी रिएक्शन कुछ दी होती है, कभी रिएक्शन कुछ दिया होता है। मैं एक स्टैंडर्ड केस लेके आपको समझा रहा हूं, जनरलाइज फॉर्म में आपकी सोचने की आदत होनी चाहिए। बच्चों A3 से बन रहा है 3A, और जो ग्राफ है अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो गिरता हुआ ग्राफ है ये रिएक्टेंट का ग्राफ है, और जो उठता हुआ ग्राफ है ये प्रोडक्ट का ग्राफ है। बच्चा बच्चा समझ सकता है, ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कंसंट्रेशन है टाइम, राइट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पहले मतलब समझो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब है वो पॉइंट जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर है। रिएक्टेंट की जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। मतलब आप ऐसे समझो, सवाल आपसे ऐसे पूछा, ये जो सवाल आपको ग्राफ बना के पूछा है, मैं इसी सवाल की दूसरी लैंग्वेज बता देता हूं। सवाल ऐसे भी पूछता, फॉर द गिवन रिएक्शन कैलकुलेट द टाइम at which concentration of reactant becomes equal to concentration of product। यही सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, for the given reaction calculate time when concentration of reactant becomes equal to concentration of product। आज सवाल आपसे ग्राफ बना के पूछ लिया है, कभी ऐसा इंग्लिश में लिख के पूछता है, ट्विस्ट करके पूछता है, सवाल की फील को समझो। क्लियर बच्चों? बताने के पहले मैं आप सबसे एक कंसेप्ट पूछ रहा हूं। जब भी यहां लिखते हैं P 3/4, ये 3/4 का मतलब क्या है? बोलो, खत्म हुआ कि बच गया? 3/4 का मतलब क्या है? खत्म हुआ कि बच गया? 3/4 का मतलब क्या है? खत्म हुआ। बहुत बढ़िया। तो अगर मैंने लिखा T 1/4, इसका मतलब 1/4 का मतलब क्या है? खत्म हुआ कि बच गया? खत्म हुआ। मतलब यहां जो लिखा होता है वो खत्म हुआ है, राइट। मेरा दूसरा कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट सब क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट, जब हम लिखते हैं A नॉट तो ये इनिशियल होता है, राइट। इसे लिखते हैं A, फिर हम लोग लिखते हैं A माइनस एक्स। इस A माइनस एक्स को हम लोग बोलते हैं AT। क्लियर? A माइनस एक्स को अपन AT बोलते हैं। ये जो X है इसे क्या बोलेंगे? ये जो X है इसे क्या बोलेंगे? X क्या है? AT का मतलब है बचा हुआ, तो X का मतलब क्या है? सर X का मतलब है खत्म हुआ, राइट। ये जो X है, ये जो खत्म हुआ है, यही तो हमें बताता है कितना खत्म हुआ है। मतलब मान लो ऐसे लिखा हो A नॉट माइनस 3/4 A नॉट, बताओ कितना खत्म हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, A नॉट माइनस 3/4 A नॉट, बताओ कितना खत्म हुआ? बोलो कितना खत्म हुआ? 3/4। बहुत बढ़िया।
लिखा होता ए नॉट माइनस 1/4 ए नॉट, बताओ कितना खत्म हुआ, कितना खत्म हुआ 1/4 एग्जैक्टली। तो जो माइनस के फॉर्म में लिखा है आप उसको देख के समझ जाते हैं कितना खत्म हुआ। अगर ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ में आते हैं तो मैं जो बोलने वाला हूं आपको समझ में आएगा। बेटा हम सब के सामने एक सवाल दिया है, A3 से बना 3 है, राइट। तो t बराबर 0 पे मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन है A, राइट। समय बीतेगा, किसी टाइम t पे आएंगे, ये होगा a माइनस एक्स और ये होगा 3x, बोलो हाँ या ना। सवाल कहता है वो टाइम बताओ जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। अरे सवाल ये नहीं पूछ रहा बताओ a माइनस एक्स बराबर 3x कब होगा, ऐसा नहीं लग रहा। a माइनस एक्स बराबर 3x होगा यानी कि 4x बराबर a होगा, यानी कि जब x बराबर a/4 होगा। जब x की वैल्यू a/4 होगा, अरे तभी तो दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल होगा इस गिवन रिएक्शन के लिए। गिवन रिएक्शन की बात हो रही है, रिएक्शन बदलेगा तो हमारा सॉल्व करने का तरीका, जहां 3x है वहां nx होगा, वहां 2x होगा एंड सो ऑन। क्लियर। हमने x की वैल्यू पता कर ली। बच्चों कितना कंसंट्रेशन लेके चल रहे थे a, उसमें से कितना चला गया a/4। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कितना खत्म हो गया, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कितना खत्म हो गया, बोलो बच्चों कितना खत्म हो गया। अरे वाह आप सब ने कहा 1/4। कितना खत्म हो गया 1/4, मतलब मुझे ये बताने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। द आंसर विल बी t 1/4। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। ऑलराइट बेटा, सो आज अपन इतना ही करते हैं। मैंने आपको जो होमवर्क दिया था ना, उस होमवर्क में 2-3 सवाल अपन ने बोले थे मत करना, तो आप उसे भी कर लेना। आपके बैच में मैंने कहा था स्टार्टिंग में 2-3 सवाल मत करना, आप तो उसे भी कर लेना, ठीक है। अब आप सारा कुछ कर सकते हैं 77 तक एक्सेप्ट सूडो ऑर्डर। अभी आपको मैंने सूडो ऑर्डर नहीं पढ़ा, उसमें एक सवाल है 37 वाला, वो मत करना, बाकी सारे कर लेना, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।